तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अभी जो हमारे बैंकिंग और एनबीएफसी सीरीज है उसके अंदर कैप्री ग्लोबल का नंबर्स आया है। ठीक है, तो कैप्री ग्लोबल क्या है, काफी कंसिस्टेंट प्लेयर है। लास्ट फ्यू क्वार्टर से आप देखेंगे ना, ये लोग अपने यूएम को काफी एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं, है ना। सो और बाकी भी बहुत सारे पैरामीटर्स इस कंपनी के काफी अच्छे तरह से चल रहे हैं। सो उस बेसिस पे हम लोग इसको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे या फिर इवन इन द H1 इटसेल्फ एज अ होल, तो इनका जो यूएम ग्रो किया है वो आपका 40% पे ग्रो किया है। सो अगर मैं जितने भी हम लोग एनबीएफसी वगैरह को देखते हैं, तो आई थिंक सिर्फ पूना वाला फिनकॉर्प और ये जो कैप्री ग्लोबल है, इस दो ही एक ऐसे ये आउटलायर्स है जिसका एयूएम ग्रोथ की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो इतने रैपिड पेस पे हो रहा है। ऑफ कोर्स पूना वाला फिनकॉर्प का और भी ज्यादा है, उसको हम अलग तरह से डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे इनका एयूएम ग्रो इतना पे किया है। ठीक है, अब मैं अगर इनके आपके पूरी जो इनकी लोन बुक है उसका मैं आपको अगर बाइफर्केशन बताऊं, तो अगर आप देखेंगे ना तो इनका जो एक मेजर चंक ऑफ जो इनका लोन बुक है वो आपका गोल्ड लोन है। तो गोल्ड लोन पे ये जो कंपनी है, जितने पे भी गोल्ड के फिनेंशियर्स हैं हमारे इंडिया में, मुथूट फिनांस हो गया या फिर जो मनापुरम हो गया, है ना, या फिर ये वाली कंपनी भी देख लीजिए आप लोग। तो और इवन जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी आपके गोल्ड लोन्स वगैरह में भी जा रहे हैं कुछ कंपनीज, है ना। सो इनका अभी जो प्रेजेंट पूरा जो मतलब एयूएम बुक है वो अराउंड 27,000 करोड़ का है। ठीक है, उस पर आपकी जो गोल्ड लोन्स है वो आपकी 1 लाख करोड़ के एयूएम को उसको भी क्रॉस कर चुका है। अब गोल्ड लोन बुक में फायदा क्या होता है, एक एक करके बात करते हैं। तो गोल्ड लोन का जो है ना, आप देखेंगे तो एक तो वो हाई यील्डिंग बुक होता है। हाई यील्डिंग बुक होता है कहने का मतलब क्या होता है, उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपका अराउंड आपका लगभग 18-20% के बीच में रहता है। अब यहीं पे अगर हम लोग एक क्वेश्चन को टारगेट करें कि व्हाई विल समवन गिव 18 से 20% फॉर अ, मतलब एक सिक्योर्ड लोन के लिए आप इतना इंटरेस्ट क्यों दोगे, है ना। ये क्वेश्चन आना चाहिए हमें। तो इसका मैनेजमेंट है बहुत अच्छे से आंसर करता है कि जो इसके जो कस्टमर सेगमेंट ना, आप ऐसे सोचिए, आप एक फार्मर हो, ठीक है, आपका हार्वेस्ट होना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरी मतलब पैसे चाहिएंगे ना उस सीड्स वगैरह खरीदने के लिए, मैन्योर वगैरह लाने के लिए। तो तो क्या करता है, फार्मर जाता है फिनेंसियर्स के पास, उसको अपना लोन गिरवी रख के देगा और उसके बेसिस पे मान लीजिए 1 लाख रुपीज वो लिया, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ लेट अस से 6 to 7 मंथ्स, और उससे वो अपनी पूरी प्रोडक्शन करता है और चीपली जब डिमांड कम होती है उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर देगा, और फाइनली जब हाई डिमांड आएगा तो उसके बेसिस पे उसको सेल करेगा। तो बेसिकली क्या है, आप मान लीजिएगा 20% पे आप इंटरेस्ट पे लोन भी ले लेते हो, तो उससे आपको मान लीजिए 10 या 20 हज़ार का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। बट जब उससे आप प्रॉफिट कमाओगे तो वो 70-80 करोड़ हो जाएंगे, 70-80 थाउजेंड हो जाएंगे। तो बेसिकली इट इज सॉर्ट ऑफ एन आर्बिट्राज। सिमिलरली आप इसको बाकी सेक्टर्स में भी देख सकते हो। सो अब जैसे मान लीजिए अभी दीपावली हुआ, तो जो ये हमारे छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, तो जो फायर क्रैकर्स है, मतलब वो पटाखे वगैरह खरीद लेते हैं लोन्स पे, मतलब गोल्ड लोन गिरवी रख दिया, उससे आपने पटाखे खरीदे और उसको दीपावली में लाके सेल कर दिया। सो इस तरह से काम करते हैं। तो वहां पे कहता है कि अराउंड 70 से 80 थाउजेंड का उनको प्रॉफिट ही होता है अगर आपने 1 लाख का लिया है। सो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द गोल्ड लोन बिजनेस की, ये जो बिजनेस होता है ना, सिंस ये शॉर्ट टर्म के लोन्स होते हैं, आपके 7 to 8 मंथ्स के आसपास होता है, तो ये काफी स्टिकी होता है। स्टिकी होता है कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स होते हैं इनके, वो काफी रिपीट कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, सो द कंपनी सेइंग कि जो हमारे 50% 55% ऑफ द ओवरऑल जो इनका गोल्ड लोन वाले बेसिस में कस्टमर्स आते हैं, वो आते हैं 6 महीने के लिए, लोन्स लेते हैं, पे करते हैं, एंड अगेन दे टेक द लोन्स। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि गोल्ड में समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारे कंट्री और इन जनरल वर्ल्ड में जो गोल्ड के प्राइसेस है काफी बढ़ गए हैं। तो उससे क्या होता है, आपने मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम्स ऑफ सोना को आपने गिरवी रखा, तो अभी जो वैल्यू होती है उस कोलेट्रल की, वो कोलेट्रल बढ़ गया है ना। अर्लियर द गोल्ड वाज ऑफ वर्थ 1 लाख रुपीज, नाउ द गोल्ड इज सपोज लेट अस से 50% उस पर इंक्रीज हो गया है। सो द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज नाउ 1,50,000। सो एज अ कस्टमर, इफ आई एम अ फार्मर, सो आई कैन get a higher amount of loan with the same amount of gold which I have given as a collateral to my कैप्री ग्लोबल, है ना। सो बेसिकली ये होता है। तो इसीलिए बेसिकली क्या है, इस कहने का मतलब ये है कि लोन तो वैल्यू होती है उस कोलेट्रल की, वो बढ़ जाती है। तो क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं या फिर जो आपके स्मॉल बिजनेसमैन होता है, वो आता है और गोल्ड गोल्ड लेता है। सो दिस इज द फिलोसफी जिसके कारण जो आपका पूरा जो गोल्ड वाला सेगमेंट इनका वर्क कर रहा है। अब यहीं पे मैं गोल्ड में ये लोग आगे कैसे अपने ब्रांचेस वगैरह को बढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी आप देखेंगे ना, तो गोल्ड में आई थिंक इनका अराउंड लगभग 850 के आसपास ब्रांचेस है, ठीक है, 842 है आई थिंक। तो अभी जो कंपनी टारगेट करता है कि अगले H2 के अंदर अराउंड 150 मोर ब्रांचेस खोलेंगे ये लोग। सो आप 840 में 150 जोड़ दीजिए तो अराउंड वही आपका 950 से लेकर 1000 के बीच में हो जाएगा, है ना। सो वहां पे ये लोग काफी रैपिड पेस में एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। अब जैसे अभी मैंने बोला आपको कि गोल्ड लोन जो है इनका अराउंड 38% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है पूरे एयूएम के अंदर। सो ये चीज है गोल्ड लोन के बारे में। अब अगर मैं आपको और बात करूं इसके बारे में,
सो अब हम लोग बात कर लेते हैं आपकी एमएसएमई बुक के बारे में, ठीक है। तो अभी जो एमएसएमई बुक है ना इनका, वो अगर मैं आपको बताऊं तो एमएसएमई इनका पूरा कंट्रीब्यूट करता है, आपको कितना करता है, अराउंड 20%, ठीक है। एमएसएमई बुक 20% को कंट्रीब्यूट करता है। अब एमएसएमई में ये लोग क्या करते हैं, एमएसएमई में ये लोग जो हमारे छोटे बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी टाइप के इस तरह के लोन सेगमेंट देते हैं, उसमें ये लैब में अभी ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। और उस वो पोर्टफोलियो अभी छोटा ही है इनका, जिससे अगर आप मैं बताऊं इनको, जो इनका एमएसएमई वाला है वो अराउंड 56,000 का इनका ओवरऑल एयूएम बुक है। तो ये है, तो इस तरह से ये लोग आपका एमएसएमई में टारगेट करते हैं। अभी जैसे इस क्वार्टर में देखोगे ना आप, तो अराउंड 13 ब्रांचेस खोले इन्होंने एमएसएमई के रूप में, और बाकी ये यूपी वगैरह में एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज है। अब हाउसिंग के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप हाउसिंग को देखोगे ना, तो हाउसिंग में जो इनका प्रेजेंट अगर मैं आपको बताऊं अराउंड भाई 22% के आसपास है। सो केपरी ग्लोबल बिकम्स अ वेरी गुड कंपनी इफ यू वांट टू प्ले द होल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। आप ये देखिए, जो हम बाकी कंपनीज को भी देखते हैं, जैसे आप देख लीजिए इंडिया शेल्टर देख लीजिए, या फिर आपका एप्टस देख लीजिए, है ना। तो इन कंपनियों का जो लोन बुक है, दे आर रिलेटिवली बड़ा हो रहा है। तो अभी आपने इस कंपनी को देखा, इसका लोन बुक कितना है, अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास है। और ये जो कंपनी है, आप अगर इसका, आप इंडिया सेल्टर कितना गाइडेंस देता है हमें, अराउंड 30 से 35% का देता है ना। और ये कंपनी जो है, इनका जो आपका हाउसिंग फाइनेंस वाला बुक है, सिंस उसकी साइज छोटी है, तो अभी वो आप देखेंगे ना, देखिए कंफर्टेबली 37% पे ग्रो कर रहा है। सो जस्ट फॉर द नंबर्स अगर मैं आपको बताऊं, इनके जो चारों सेगमेंट है, तो गोल्ड लोन का जो पोर्टफोलियो है इनका, वो अराउंड 58% पे ग्रो किया है, हाउसिंग 37% पे ग्रो किया है। और अभी मैंने एमएसएमई जो बोला वो 18% का ग्रोथ है। बट एमएसएमई में क्या है, ये लोग अभी उसको बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला, लैब में ये लोग ब्रांचेस खोल रहे हैं, 13 ब्रांचेस खोले हैं। और आने वाले समय में जो है ना, इनका जो गोल्ड लोन पे तो फोकस रहेगा ही, दूसरा जो मेजर फोकस ड्राइवर हो जाएगा वो आपका एमएसएमई वाला बुक है। तो कंपनी इज होपफुल कि वहां से भी हमारा जो यूएम ग्रोथ है काफी अच्छा आएगा। सो दैट इज अ थिंग। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में जो इनका यूएम है, वो अराउंड 48% पे ग्रो किया है। नाउ देयर कुड बी अ क्वेश्चन, जैसे आप ये देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन वाले जो पूरा सेगमेंट होता है, वहां पे एक तो आपकी यील्ड कम होता है, ठीक है, दूसरा रिस्क भी ज्यादा होता है। अब ये कंपनी क्या होती है, ये कंपनी टारगेट जो करता है, ये एकदम जो इंडिया के टॉप फाइनेंशियर्स है ना, मतलब जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, उनको टारगेट नहीं करता है। जैसे आपकी ये लोढ़ा कंपनीज होगी, इस तरह की जो कंपनी है, उनको लोन्स नहीं देता है। रादर दे टारगेट टीयर वन में जो आपके मिड साइज प्लेयर्स होते हैं, जिनका आपका वर्किंग कैपिटल वगैरह अच्छे होते हैं, उन सारे पैरामीटर को चेक करते हैं, और उसके बाद ये लोग उन कंपनीज को टारगेट करते हैं लोन्स देने के लिए। सो दिस वाज अबाउट देयर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। सो अभी जो देखेंगे ना आप, इनका अराउंड 18% के आसपास पूरा एयूएम बुक, अराउंड अगेन 50,000 करोड़ के आसपास का जो एयूएम बुक है, 50,000 नहीं, सॉरी, 5,000 करोड़ का जो बुक है, वो आपका ये कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पे आता है। सो दिस इज द होल सेगमेंट। और जो ओवरऑल एयूएम है इनका, वो अराउंड 27,000 करोड़ के आसपास है ना। सो ये चीज है। अब ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया। अभी ये तो इनका बेसिक एयूएम हो गया। इसी में अगर हम बात करें, एक एक मॉडल होता है जिसमें बैंक्स और एनबीएफसी जो होता है, एक बेसिकली म्यूचुअली काम करते हैं, उसको कहते हैं को लेंडिंग मॉडल। को लेंडिंग मॉडल में क्या होता है, मान लीजिए आपकी 100 रुपए का आपको लोन किसी को देना है। सो सिर्फ बैंक के पास जो फंडिंग होती है, उसका एक्सेस बहुत ज्यादा होता है ना। उसको लोअर रेट पे मतलब बोरोइंग मिलती है। तो 80% मान लीजिए लगभग वो बैंक दे देगा, और जो 20% होती है वो आपके एनबीएफसी देता है। अब यहाँ पे कैसे लिंकेज होता है, जो एनबीएफसी होती है उसकी जो रीच होती है, मतलब जो डीपली पेनिट्रेटेड होते हैं। आप ये सोचिए, जो आप कोई बैंक ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, क्या वो हाउसिंग, वो जो हाउसिंग में देता है, वो तो आपकी प्राइम हाउसिंग पे देता है ना। तो एचडीएफसी बैंक या फिर जो मेजर बैंक्स हैं, उनकी जो डीप पेनिट्रेशन होती है इंडिया की जो एकदम पॉकेट्स हैं, वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए वो कॉस्ट ज़्यादा होता है। वही जो आप एनबीएफसी को देखते हो, तो उनकी जो पेनिट्रेशन होती है, जो लोकल मार्केट्स होती है, उसकी जो नॉलेज होती है, वो एनबीएफसी को ज़्यादा होती है। सो एक तरह से सिनर्जी होता है। सो फंडिंग कम्स फ्रॉम द मेजर फंडिंग कम्स फ्रॉम द बैंक्स, और जो रीच होती है वो आपकी एनबीएफसी होती है। इसको कहते हैं को लेंडिंग मॉडल। तो ये कंपनी उस पर काम करता है। तो उससे क्या होता है, एक तो आपको यील्ड अच्छा मिल जाता है, दूसरा बैंक को रिस्क भी उतना नहीं लेना पड़ता है ना, क्योंकि रिस्क शेयर्ड रिस्क हो जाता है। तो इसको को लेंडिंग कहते हैं। और एट द सेम टाइम जो आपका कैपिटल ग्लोबल या फिर कोई भी और एनबीएफसी होगा, तो उसमें साथ में आपको इसका ही फायदा होता है, आपको प्रोसेसिंग फीस वगैरह मिलती है। सो वो हो गया आपका को लेंडिंग वाला। सो ये सारे जो इनका बेसिक बिजनेस सेगमेंट है। इसी में एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं, जो को लेंडिंग का इनका पूरा बुक है ना, वो अराउंड 21% का जो एयूएम है, वो आपका को लेंडिंग पे आता है, ठीक है। सो को लेंडिंग हो गया हमारा। अब अगर हम लोग बात करें इनका, अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके, ये बात कर दिया। अभी हाँ, जो बोरोइंग जो होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बोरोइंग जो है, अभी जैसे आपने देखा कि जो रेट कट हो रहा है इंडिया में, ठीक है, रेट कट, आरबीआई की जो रेपो रेट कट हुई है, ठीक है, तो उसके कारण जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है इन जनरल सभी फाइनेंशियर्स के लिए, तो जनरली क्या होता है, कुछ क्वार्टर्स लगते हैं उसको पास होने के लिए, पास ऑन होने के लिए इकोनॉमी में, है ना। तो अभी हमें दिख रहा है कि धीरे धीरे जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है सारे बैंक्स एनबीएफसी के लिए, वो कम हो रहा है। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और दूसरा एक और चीज है,
जो ये कंपनी भी है ना, अपनी जो पूरी ओवरऑल बोरोइंग है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। सो इफ यू विल रीड ऑल्सो पूनावाला फिनकॉर्प ऑल्सो, तो वहाँ पे भी वो लोग आपके एनसीडीज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उसकी तरफ जाने की बात कर रहे हैं। तो ये कंपनी भी जो है ये भी उसकी तरफ बढ़ रही है, और इस क्वार्टर में भी आई थिंक इन्होंने कुछ पैसे रेज किए हैं एनसीडीज से। और इसके अलावा जो आपकी एक्सटर्नल बोरोइंग्स होती है ना, जहाँ पे आप फॉरेन से पैसा रेज करते हो, ईसीबीस कहते हैं, या फिर जो आपकी कमर्शियल पेपर्स होता है उससे मनी रेज करते हैं, या फिर जो म्यूचुअल फंड्स होता है उससे पैसे रेज करते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कंपनी सिर्फ आपका बैंक्स वगैरह पे फोकस ना करके एक पूरा गैमेट ऑफ बोरोवर्स को ले रहा है, ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो कम हो जाए। तो एक तो वहां से भी हमें इनका इम्पैक्ट दिखता है। तो इनके बिजनेस को समझने के लिए आपको एक और कंपोनेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक होता है इनका जो नॉन इंटरेस्ट इनकम, बेसिकली जो फी बेस्ड इनकम होती है, उस पर ये कंपनी काफी फोकस करता है। तो इनका जो एक ड्राइवर है ना, जो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए जो ड्राइवर है, तो वो आपकी फी इनकम होता है। तो इसमें आपने अगर एंजल वन को देखा है, तो एंजल वन जो कंपनी है उसने भी अभी टाई अप किया है वो सिंगापुर वाले कंपनी के साथ, जिससे वो लोग ज्वाइंट वेंचर करके अपना इंश्योरेंस बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। सो व्हाट द थिंग इज कि इंडिया में जो इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन है आफ्टर कोविड, वो बढ़ना स्टार्ट हुआ है ना। सो द कंपनीज एक्ट एज अ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, बाकी कंपनीज के लिए। तो एक तो इंश्योरेंस इनको फीस आता है, दूसरा इनका जो कार लोन वाला बिजनेस होता है, मतलब कार लोन के लिए ओरिजिनेटर की तरह काम करते हैं ना। मान लीजिए किसी बैंक्स वगैरह को पार्टनरशिप करके, जैसे आपका एमरल्ड में भी करता है वो लोग गोल्ड लोन बिजनेस के लिए। तो ये कार लोन वाला चीज हो गया। और ये तो इसके आया, और बाकी इनका जो आपका ये वाला है जो मैंने बात किया अभी, को लेंडिंग मॉडल जो है, वहां से भी प्रोसेसिंग फीस आती है। तो ये सारे इनके बेसिकली एक तरह से नॉन इंटरेस्ट इनकम की तरह बनता है। अब ब्रांच नेटवर्क के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर लिया। तो अभी तो इनका अराउंड कितना है, 842 ब्रांचेस है। तो कंपनी ये है, अभी आप अगर लास्ट ईयर देखोगे ना, लास्ट ईयर तो मैं बताता हूँ आपको, लास्ट ईयर इनका जो ब्रांचेस था ओवरऑल, मतलब उससे जो अपग्रेड हुआ है, मतलब जैसे मान लीजिए अभी तो 1100 ब्रांचेस है, और अभी जो बचे हुए 2 क्वार्टर्स है, लगभग 150 तो आपका गोल्ड लोन से आएगा, और बाकी 50 के अराउंड वो आपके जो एमएसएमई वाला बुक हो गया इनका, है ना। और बाकी जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस तो ज्यादा नहीं खोलेंगे ये लोग, बट एमएसएमई जो लैब वाला पोर्टफोलियो है उनके ब्रांचेस खोलेंगे। तो ओवरऑल अराउंड 1400 के आसपास इनके ब्रांचेस वहां से हो जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो 25 से 30% जो ग्रोथ है इनका ब्रांचेस से आएगा। अब ब्रांच ग्रो करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, आप ये सोचिए। ये एक तरह से क्या काम करता है, ये एक तरह से आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपांड कर रहा है, नए नए ज्योग्राफी में लेके जा रहा है, अब वहां से कस्टमर एक्वायर करोगे, इट्स लाइक ओपनिंग रिटेल शॉप्स, है ना। तो ये चीज है। अब कंपनी का जो मेजर ड्राइवर है आपके इंटरेस्ट इनकम को देख लीजिए, या फिर जितने भी डिस्पर्सल्स है, तो ये डिस्पर्सल, ये सारी चीजें जो बढ़ती हैं वो कैसे बढ़ती है, आप नए नए ज्योग्राफी में जाते हो तो वहाँ पे नए नए लोन्स दोगे, है ना। तो दिस इज हाउ द कंपनी बेसिकली अपने एयूएम को ग्रो करने के लिए आगे दिखती है। सो दिस वाज द थिंग। अब अगर मैं इनके एसेट क्वालिटी के बारे में बात करूँ, तो अगर आप लास्ट क्वार्टर देखोगे ना, तो लास्ट लास्ट क्वार्टर सिंस जो क्वार्टर वन होता है वो जनरली आफ्टर वेरी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फोर, वो थोड़ा सा डल पीरियड होता है, ठीक है। सो क्वार्टर वन जो होता है वहां पे इनका एक, सिर्फ यही इनका ही नहीं, बाकी एक इन जनरल हमने देखा था जितने भी फाइनेंशियल्स हैं हमारे, बोथ इन केस ऑफ बैंक्स एज वेल एज जो एनबीएफसी है, सभी का जो एसेट क्वालिटी था वो रिलेटिवली थोड़ा सा बढ़ा हुआ हमें दिखा था। खास करके जो इनके जो एमएसएमई वाले पोर्टफोलियो होते हैं उनमें दिखा था वो वाला इम्पैक्ट, है ना। बट अभी इस क्वार्टर में देखेंगे, अगर आप देखते हो, तो इस क्वार्टर में हमें क्लियरली दिखता है कि वो जो इनकी एसेट्स क्वालिटी है वो इंप्रूव हो गई है। सो जस्ट टू शो यू द नंबर्स, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर मैं इनका एयूएम का बताऊं, तो अभी जो इनका, हाँ, एनपीए का नंबर्स है ना इस क्वार्टर में, सिर्फ एमएसएमई बुक नहीं, बाकी सारे बुक, मतलब बाकी जितने भी बुक्स थे इनके, आपके हाउसिंग फाइनेंस वगैरह हो गया, गोल्ड लोन वाला हो गया। गोल्ड लोन में तो अगेन आपका सिंस वो एक पूरा सिक्योर्ड एसेट है, तो वहाँ तो कोई आपकी एसेट क्वालिटी में इशू आने की चांसेस ही नहीं है। उसका एलटीवी भी ज़्यादा होता है ना, अराउंड 70% के आसपास होता है। तो एमएसएमई बुक में थोड़ा सा स्ट्रेस दिखा था मैं लास्ट क्वार्टर में, बट वो भी स्टेबलाइज हो गया है। तो अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे, इनका जो जीएनपीए नंबर है वो 3 आया है, जो कि अगेन इनके ईयर ऑन ईयर भी कम है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो काफी अच्छा इंपैक्ट है ही उसमें। सो ये है इनके एसेट क्वालिटी की तरफ से बात। और बाकी कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में वो एक रिस्की बिजनेस होता है, तो कंपनी कहती है कि वहां पे भी हमें ऐसा कुछ स्ट्रेस दिख नहीं रहा है। तो ये चीज है। अब ब्रांचेस के बारे में अगर आप जब हम बात करते हैं, तो उसी में एक चीज हमें देखना होता है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कितनी होती है। आपने एक ब्रांच तो खोल दिया, ठीक है, तो उसको जब आपको ब्रेक इवन कराना होता है, तो ब्रेक इवन कराने के लिए कुछ आपको एयूएम लगेगा, है ना। मतलब तो जो इनके अभी ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस है, उसमें से अराउंड 750 ब्रांचेस जो है वो आपका, इनके आई थिंक 5 करोड़ पर ब्रांच इनका एयूएम होता है, ठीक है, जिसके ऊपर ये लोग ब्रेक इवन करते हैं। तो 762 ब्रांचेस जो है इनके, वो उस मेट्रिक्स के ऊपर है। सो अगेन वहां से भी ये चीज दिखता है हमें कि जो कंपनी का एक मेजर जो आपके कॉस्ट के ऊपर एक्सपेंस था ना, वो ऑलरेडी हो चुका है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका इंडिया सेल्टर और आपके एसबीएफसी, है ना, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांचेस खोले थे अपने। तो इस कंपनी के केस में भी वही वाला चीज है। तो हमें यहाँ पे उसका इम्पैक्ट दिखता है कि
जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है उस ब्रांचेस में, सिंस वो ब्रांचेस मैच्योर हो रहे हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा दिखता है। तो जस्ट फॉर कंटेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो इनका जो एवरेज एयूएम पर ब्रांच है वो अराउंड 12.4 है, और आपको इनको ब्रेक इवन करने के लिए वो आपको लगता है कितना, आई थिंक 5-7 करोड़ के बीच में लगता है। और वैसे ही अगर आप एम्प्लॉय एयूएम पर एम्प्लॉय देखोगे तो वो भी अराउंड 2.1 करोड़ के आसपास है। सो ये चीज़ है। और बाकी इस कंपनी का अगर आप एक्सपेंस वाला अगर और पार्ट देखें हम लोग, तो आपके जनरली एक्सपेंस कहाँ पे होंगे? अगेन ब्रांचेस खोलने पे लगता है, और साथ ही साथ आपको ये जो एम्प्लॉइज़ वगैरह हायर करते हैं उस पे लगता है। सिंस एक लार्ज चंक इन्होंने ऑलरेडी पूरे अपने डिस्ट्रीब्यूशन और पूरे ब्रांचेस खोलने में लगा दिया है, तो अभी इनका जो वहाँ पे कॉस्ट है उसपे उतना इम्पैक्ट दिखता नहीं है हमें। तो वो वाला बात हो गया। अब हाँ, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बात करनी है। तो इनका जो पोर्टफोलियो है ना, आप सपोज़ कीजिए गोल्ड वाला पोर्टफोलियो है, तो वहाँ पे या फिर जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है या फिर जो आपका हाउसिंग फाइनेंस वाले भी है, तो बेसिकली दीज़ आर ग्रैन्युलर बुक्स। ग्रैन्युलर बुक्स होने का मतलब क्या है? मतलब एक तो पहले तो डाइवर्सिफाइड है, तो उससे अगर किसी एक सेगमेंट में रिस्क आता है, तो आपको वो रिस्क दूसरे सेगमेंट में नहीं दिखता है। सपोज़ कीजिए आपको एमएसएमई बुक में थोड़ा-सा इश्यू दिखा, तो यू कैन स्विच मोर टू गोल्ड लोन्स, है ना? तो ये बेसिकली ग्रैन्युलरिटी दिखाता है आपको पूरे बुक की। सो ये चीज़ है। और ये हो गया, हमने ब्रांच एक्सपेंशन की बात कर ली हमने। अब अगर मैं ओवरऑल एक बार इनके फाइनेंशियल नंबर्स पे आता हूँ, फिर हम लोग कुछ इनके यील्ड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, है ना? तो इनका जैसे मैंने बोला कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपका अराउंड बढ़ा है, कितना है? 43% पे बढ़ा है। और अगर आप नेट इनकम देखोगे इनका, नेट इंटरेस्ट इनकम वो अराउंड 57% पे ग्रो किया है ना? सो ये चीज़ है। और नॉन इंटरेस्ट इनकम जो कि पूरा फी बेस्ड इनकम को रिप्रेजेंटेशन है उसका, तो वो आपका बढ़ा है अराउंड 97% पे, है ना? और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने बोला कि ऑलरेडी खर्चा इन्होंने काफ़ी कर चुका है, तो वो सिर्फ 30% पे ग्रो किया है। और जो आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम है, वही आपकी कितनी बढ़ी है? वो 57% पे बढ़ी है, 57% पे बढ़ी है। तो इसीलिए आपको एक जो ओवरऑल जो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होती है, वो आपकी मतलब वो 136% पे ग्रो हुआ है ना? और साथ ही साथ मैंने अभी भी बात किया, आपका जो एसेट क्वालिटी है, वो भी काफ़ी है, उसमें काफ़ी डिटोरिएशन नहीं है। तो इसीलिए जो आपको प्रोविजंस करने पड़ते हैं, वो भी कम करना पड़ा। तो उसी कारण जो आपका पूरे पैट पे है, पैट पे काफ़ी सिग्निफिकेंट बूस्ट दिखता है। तो दैट्स व्हाई इस कंपनी का जो पैट है, वो अराउंड अराउंड 145% पे बढ़ा है। सो दिस वाज़ द थिंग अबाउट देयर पैट। अब अगर हम लोग कुछ इनके नंबर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे और जो रेशियोज़ होते हैं हमारे, तो अगर मैं आपको बताऊँ, तो जो इनका यील्ड है ओवरऑल बुक पे, वो अराउंड अभी 16.5 चल रहा है, ठीक है? मेजर ड्राइवर क्या है उसका? आपकी अगेन गोल्ड लोन वाली जो बुक है, और जो कि आपकी एमएसएमई बुक है, वो है ना? अब आप देखेंगे ना, तो जो यील्ड है वो अभी हमें बढ़ता हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक तो आपकी जो प्रोडक्ट मिक्स है, जो आपका डिसबर्सल हो रहा है, वो आपका एक टुवर्ड्स अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ हो रहा है ना? तो उसके कारण हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दिखता है और ईयर ऑन ईयर भी दिख रहा है। और साथ ही साथ जो आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जो कि मैंने आपको बोला कि जो इनकी फंडिंग है, उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और रेपो रेट भी कम हुआ है ना? तो उसके कारण कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम हुई है। तो एक तो जब आपका यील्ड यील्ड बढ़ रहा है, मतलब जितना मैं पैसा अर्न करता हूँ, जितने इंटरेस्ट पे मैं लोन्स देता हूँ वो बढ़ रहा है, और जितने में मैं पैसा लेता हूँ वो कम हो रहा है। सो द डेल्टा इज़ मूविंग इन माय फेवर। सो ये होता है जब आपकी जो रेट कट साइकिल्स रिवर्सल होती है ना? तो ये अभी जो कंपनीज़ है, जैसे आपने देखा कोविड के बाद ये वाला इश्यू चल रहा था, अभी ये कंपनी को फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का। सो इसी के कारण इस कंपनी का अगर आप स्प्रेड देखोगे ना, तो स्प्रेड अभी अराउंड 6.9% पे बढ़ा है। सो ये वाली चीज़ है। और एक और यही जो इम्पैक्ट है ना, ये आपको हाउसिंग वाले जो इनकी बुक है वहाँ पे भी दिखता है। वहाँ वहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ये सोचिए, जब आपका रेट कट हो जाएगा, तो आपको वो रेट पास ऑन भी करना पड़ेगा, है ना, कस्टमर्स को। तो कंपनी क्या है, कंपनी सिंस अभी टियर 3 टियर 4 की तरफ जा रही है, जहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। तो वहाँ पे जो रेट पास ऑन करना होता है वो भी नहीं करना है हमें। तो मतलब उसमें भी उतना कॉम्पिटिशन दिख नहीं रहा है इनको। तो उसके कारण क्या होता है कि कंपनी के हाउसिंग फाइनेंस वाले बुक में भी यील्ड्स इंक्रीज़ हो रहा है। सो दैट इज़ अगेन फेवर है कंपनी की तरफ से। सो ये चीज़ है। और बाकी तो मैंने नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ाया, तो उसके अकॉर्डिंग जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसका भी नंबर अराउंड 9.5% पे इंक्रीज़ हुआ है। सो ये सारी चीज़ें हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण जो कंपनी का भी अगर आप आरओसी और आरओई प्रोफाइल देखोगे ना, नॉट आरओए प्रोफाइल और आरओसी प्रोफाइल देखोगे, तो अभी जो कंपनी की आरओई है वो अराउंड 14.4% है, और जो आरओए है रिटर्न ऑन एसेट्स, वो अराउंड 4% के आसपास है। और अभी जो कंपनी का लेवरेज है, जो अभी इनकी बोरोइंग्स वगैरह है, वो अराउंड 2.5x है। सो ये कंपनी के रेशियोज़ हैं। अब कंपनी जो अगर आगे जाके अपने रेशियोज़ को कैसे देखता है, तो अगर आप इनका आरओए नंबर देखोगे तो वो अराउंड 4.5 के आसपास बोलते हैं ये लोग, मतलब आने वाले 2 साल में। और जो आरओए का नंबर है, मतलब 14 से आपका 16 पे जाएगा, 16 से 18 पे जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द कंपनी इज़ टारगेटिंग। अब किसी भी कंपनी का जो आरओए या आरओई बढ़ेगा, मतलब मेजर कंपोनेंट इज़ आरओई, तो बेसिकली वो जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए अच्छा होता है ना? बिकॉज़ दैट इज़ द रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपकी इक्विटी पे कितना पैसा अर्न कर रहा है कंपनी। सो दैट इज़ द मैट्रिक्स।
अब मैंने एसेट क्वालिटी के बारे में ऑलरेडी बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिट कॉस्ट वगैरह के बारे में, ठीक है। अभी जो कंपनी का अगर आप क्रेडिट कॉस्ट देखोगे ना, तो वो अराउंड आपके 0 पॉइंट मतलब 60 बेसिस पॉइंट के आसपास है। सो कंपनी इसी के रेंज में आई थिंक गाइड करता था पहले भी, मतलब 70-80 बेसिस पॉइंट पे गाइड करता था। तो अभी जैसे कंपनी ने बोला है, अभी भी जो इनका नंबर्स है ना काफ़ी अच्छा है, वो अराउंड आपका वही 70-80 बेसिस पॉइंट पे ही बोला है। तो अगेन मतलब कंपनी क्या है, कहता है कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है जनरली आप देखेंगे कभी भी 1% से ऊपर हो ही नहीं सकता है। वाई? बिकॉज इनका बुक है वो काफ़ी सिक्योर्ड है, गोल्ड वाला बुक भी है, और बाकी सारी चीज़ों में ये लोग अपना रिस्क फैक्टर है जो भी एआई और डेटा वगैरह का यूज़ करते हैं, जनरेटिव एआई वगैरह का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक पूना वाला फिनकॉर्प ऑल्सो। सो उसके कारण कंपनी की जो रिस्क असेसमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉग है। सो द कंपनी इज सेइंग इन एनी केस इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 1%, एंड ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस द कंपनी इज टेकिंग, सो वो आपका अराउंड 0.7 से 0.8% पे रहेगा। सो अगर कभी हमें थोड़ा इम्पैक्ट आपके क्रेडिट कॉस्ट से बढ़ता हुआ दिखता भी है, तो अगेन हमें उससे इस तरह से देखना है कि कंपनी की जो गाइडेंस है उसके अंदर तो है, उसके अंदर है या नहीं है। जैसे अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखोगे ना, तो वहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा बड़ा था, बिकॉज क्वार्टर वन सीजनली वीक क्वार्टर होता है, तो उससे हमें उतना थॉट प्रोसेस में नहीं जाना है, मतलब बट बिकॉज दैट नंबर इज स्टिल वेल विद इन द रेंज। सो ये सारी चीज़ें, और बाकी तो जब आप लैब वाले पोर्टफोलियो में जाओगे, एमएसएमई वाले पोर्टफोलियो में जाओगे, सिंस वो एक रिस्की एसेट होता है ना, वहाँ पे अगर आपको यील्ड अच्छा मिलता है तो आपके तो एसेट क्वालिटी में तो थोड़ी डिटोरेट होगी ना। तो दिस इज हाउ द कंपनी वर्क्स। सो ये सारी चीज़ें, और बाकी मैंने कॉस्ट ऑफ फंडिंग पे आपको बोला ही कि रेपो रेट कट होना है, तो वहाँ पे से भी आपको अराउंड 30 से 40 बेसिस पॉइंट का मतलब रिवर्सल दिखेगा, तो वहाँ से भी अच्छा इंपैक्ट आएगा कंपनी में। और यील्ड के बारे में मैंने बोला, यील्ड बढ़ेगा 16.5% पे आप इनका, तो वहाँ पे भी वही 30-40 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट कंपनी देखता है आने वाले फ्यू क्वार्टर्स में। सो ये वाला चीज़ था हमारा। ओके, अभी मैं बात कर लेता हूँ इनके एयूएम के बारे में, ठीक है। तो कंपनी जो जनरली गाइडेंस देता था अपना पहले, वो अराउंड 25 से 30% के बीच में देता था। जैसे अभी आप देखेंगे तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंपनी कहता है हम अपना जो एयूएम है उसको अराउंड आपका 32,000 की तरफ लेके जाएंगे, मतलब 32,000 करोड़ के आसपास लेके जाएंगे। सो अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखोगे ना, तो वो आपका अराउंड आराम से 35-40% के बीच में आता है, आई थिंक 38% आता है ना। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में वो वहां से ये लोग बात करते हैं 42,000 की तरफ जाने की। सो वहां से भी वो अगेन 30 से 35% का इंक्रीमेंट है। सो इन अ वे द कंपनी हैज इंक्रीज देयर गाइडेंस, सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन। अब जो इनका जो नया एयूएम बनेगा ना पूरा, उसमें अगर आप मिक्स देखोगे, तो कंपनी अगेन टारगेट वैसे ही करता है कि अराउंड 40% जो बुक है हमारा वो आपका गोल्ड लोन पे रहेगा, 20% अगेन एमएसएमई, 20% आपका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, एंड द रेस्ट 20% विल बी इन द केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। सो दिस इज हाउ द कंपनी का चलेगा ये एयूएम वाला बुक। ओके, अभी यील्ड हमने कॉस्ट ऑफ फंड्स बात कर ली। अभी जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ठीक है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखोगे ना आप, तो इस क्वार्टर में जनरली पीपल कैन आर्ग्यू कि थोड़ा सा बढ़ावा दिख रहा है, बट दैट इज वेल विद इन द गाइडेंस रेट व्हिच दे हैव प्रोवाइडेड। सो द कंपनी इज सेइंग कि हमारा जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे ना, वहाँ तो आपको बहुत ही मेजर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज दिखेगा, और जो कंपनी की इफिशिएंसी है वो भी आपको अच्छी होती हुई दिखेगी। तो आई थिंक लास्ट ईयर इनका 60-65% के बीच में था, वो अभी घट के इनका 49% पे आ गया है। सो अगेन दिख रहा है हमें कि कंपनी का जो जब स्केल बड़ा हो रहा है तो कॉस्ट जो है वो कम हो रहे हैं। और अभी भी जो कंपनी गाइड करता है, जैसे अभी बचे हुए 2 क्वार्टर है, 150 आपके गोल्ड ब्रांचेस खोलने हैं, ओवरऑल 200 ब्रांचेस खोलना है, तो वहाँ से भी तो कॉस्ट आएगा। बट द कंपनी इज सेइंग कि हम जो है 47 से 50% के बीच में अपने कॉस्ट टू इनकम रेशियो को रखेंगे। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड साइन। और आने वाले 1 या 2 सालों में अगेन यहाँ से भी ये लोग अपना 4 से 5% कॉस्ट टू इनकम रेशियो को घटता हुआ दिखता है। सो दैट इज अगेन शोइंग कि कंपनी जो आगे डायरेक्शनली बढ़ रही है, पूरी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है कंपनी की वो इंप्रूव होती हुई हमें दिख रही है। सो ये सारी चीज़ होगी। अब पैट पे बात कर लेता हूँ मैं ना। तो जैसे इस ईयर में इनका जो ईयर नंबर है वो आई थिंक कितना है, 32,000 करोड़ के आसपास बोल रहे हैं ये लोग, है ना, FY 26 में। तो उसके बेस पे अगर आप पैट देखोगे ना, तो वो अराउंड 850 करोड़ बोल रहे हैं। और सिमिलरली FY 28 में ये लोग, 27 में सॉरी, 42,000 एयूएम बुक, और उस पर पैट बोल रहे हैं इनका 200 करोड़ बोल रहे हैं। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर निकालोगे ना, FY 26 से 27, तो आपका 80% के आसपास आता है। और वहीं से आप उसको 26 से 27 निकालिए, वो अराउंड 40% पे आता है। सो अगेन द कंपनी का जो नंबर्स है काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चल रहा है। सो ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे ये कहना कि इनके जो नंबर्स घट रहे हैं, मतलब बेसिकली जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सही सही चीज़ नहीं है मेरे मानने में। सो दैट इज अ थिंग। तो कंपनी मूव मतलब डायरेक्शनली काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है ना। सो ये सारी चीज़ें। और लेट अस सी अगर कोई और नंबर्स हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अलावा बाकी कंपनी आपके टेक वगैरह में तो इन्वॉल्व है ही। सो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे कैपिटल ग्लोबल के। सो अभी ये कंपनी देखोगे ना आप, इसके बाद आई विल ऑल्सो डिस्कस पूनावाला फिनकॉर्प।
तो अगर मैं पूरे आपकी फिनेंशियल्स देखूँ, इवन इन द केस ऑफ आपके जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, तो अगर उसको भी प्ले करना है, सो दिस कंपनी बिकम्स अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस। तो इसको आप अच्छे से देखिए। सो वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच।